अफगानिस्तान का अतीत और डेविड का दर्द। कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के तपते हुए रेगिस्तान से होती है, जहां मिलिट्री गाड़ियों का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर अमेरिकी सेना का दूसरा काफिला भारी मुश्किल में फंसा हुआ था, जिसमें मुख्य किरदार डेविड का छोटा भाई बेनी भी मौजूद था। डेविड अपनी टीम के साथ उनकी मदद के लिए पहुंचता है और बेनी की गाड़ी का इंजन ठीक करने लगता है। काम करते करते बेनी डेविड से कहता है कि वे सिर्फ आम सैनिक बनकर रह गए हैं। उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए और अमेरिकन आर्मी की सबसे खतरनाक यूनिट यानी रेंजर सिलेक्शन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। डेविड पहले तो अपनी उम्र का हवाला देकर मना करता है, लेकिन बेनी के पुराने वादे जो उन्होंने 18 साल की उम्र में किया था कि याद दिलाने पर वह मान जाता है। तभी अचानक दुश्मनों की तरफ से मिसाइलों की बौछार होती है और पूरा इलाका दहल उठता है। जब डेविड को होश आता है तो चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी थी। उसे उसका भाई बेनी लहूलुहान हालत में तड़पता हुआ मिलता है और तभी डेविड की आंखें खुलती है। दरअसल कंधार की इस घटना को 2 साल बीत चुके थे और वर्तमान में डेविड उन्हीं डरावने ख्यालों में खोया हुआ था। रेंजर ट्रेनिंग बेस और रहस्यमयी एस्टेरॉयड वर्तमान समय में डेविड बाकी नए सैनिकों के साथ कोलोराडो की बर्फीली पहाड़ियों में बने रेंजर ट्रेनिंग बेस की ओर जा रहा था। बेस पर पहुंचते ही सैनिकों को नाम के बजाय नंबर दी गए और डेविड को नंबर 81 मिला। ऑफिसर्स उसे चेतावनी देते हैं कि वह इससे पहले 4 बार मेडिकल की कमी के कारण फेल हो चुका है और यह उसका आखिरी मौका है। चीफ सार्जेंट सभी को बताते हैं कि अगले 8 हफ्तों की इस मुश्किल ट्रेनिंग के आखिरी 24 घंटों में उनकी अंतिम परीक्षा होगी। जो भी मौत के मुंह से निकलकर वापस इस बेस पर आकर अंतिम लाल रेखा पार करेगा, वही रेंजर का ग्रीन बेरे पहनने का हकदार होगा। ट्रेनिंग के तीसरे हफ्ते में जब इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कि क्या कोई असली जंग लड़ा है, तब डेविड बताता है कि वह 2 साल पहले कंधार में स्पार्टन्स यूनिट का लीडर था। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरी सेना जानती थी कि उस हमले में केवल डेविड ही जिंदा बचा था। सैनिकों के बीच डेविड के लिए सम्मान और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वह अपने मरते हुए भाई को कंधे पर उठाकर 16 किलोमीटर पैदल चला था। इसी बीच न्यूज में खबर आती है कि नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक विशाल एस्टेरॉयड की खोज की है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है और पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। आखिरी परीक्षा और एलियन वॉर मशीन का हमला। ट्रेनिंग के आखिरी हफ्ते में पुल ट्रेनिंग के दौरान डेविड को फिर से फ्लैशबैक आते हैं और वह पानी के अंदर सुन्न हो जाता है, जिसके कारण सार्जेंट उसे ट्रेनिंग छोड़ने और घर जाने को कहते हैं। लेकिन डेविड के परफेक्ट रिकॉर्ड की वजह से उसे आखिरी मिशन के लिए चुन लिया जाता है और उसे कैप्टन बनाया जाता है। मिशन की ब्रीफिंग के अनुसार दुश्मन के इलाके में एक सीक्रेट विमान क्रैश हुआ है, जिसे मलबे समेत उड़ाना है और पायलट को रेस्क्यू करना है। सभी को लगता है कि यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। वे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से मिशन जोन में पहुंचते हैं। रात में आगे बढ़ते समय आसमान से एक बहुत विशाल और अदृश्य चीज की परछाई गुजरती है, जिससे पूरी पहाड़ी हिल जाती है। सुबह होने पर टीम को घाटी के बीच एक मलबे जैसी चीज दिखती है, लेकिन नेविगेशन चेक करने पर डेविड को गड़बड़ी लगती है। जब वह पास की पहाड़ी पर जांच करने जाता है तो वहां असली अमेरिकी विमान का क्रैश मिलता है। इसका मतलब था कि नीचे घाटी में जो मलबा था वह अमेरिकी विमान नहीं था। इससे पहले कि डेविड अपनी टीम को रोकता, सैनिकों ने उस अजनबी मलबे पर बम ब्लास्ट कर दिया। धमाके के बाद जब धूल हटती है तो उस मलबे को एक खरोंच तक नहीं आई थी। अचानक वह धातु की चीज ट्रांसफॉर्म होने लगती है और एक महाविनाशकारी एलियन वॉर मशीन में बदल जाती है। मौत की घाटी में जीवन का संघर्ष वह मशीन तबाही मचाना शुरू कर देती है और डेविड के कई साथी मारे जाते हैं। रेडियो ऑपरेटर की मौत और रेडियो जल जाने के कारण उनका बेस से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। उस मशीन की शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण उनके कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। डेविड बचे हुए सैनिकों जैसे नंबर 15, नंबर 44, नंबर 57, नंबर 96 और घायल नंबर 7 को लेकर आगे बढ़ता है।
चट्टानों से उतरते समय नंबर 96 मारा जाता है और नंबर 7 की टांग टूट जाती है। डेविड सबको शांत करता है और बताता है कि यहां से 8 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है जहां उन्हें पहुंचना होगा। रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आती है। डेविड अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करता है और रस्सी बांधता है। स्ट्रेचर पार करते समय लॉक खुल जाता है और नंबर 7 नदी में गिरने लगता है। तभी वह वॉर मशीन वहां भी आ धमकती है और हमला कर देती है। सभी सैनिक नदी के तेज बहाव में बह जाते हैं और सैकड़ों फीट ऊंचे झरने से सीधे नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। तबाही का मंजर और कड़वा सच झरने के नीचे उन्हें नंबर 60 मिलता है, जो पहले हमले में बच गया था। जब वे सब मिलकर उस पहाड़ी गांव पहुंचते हैं तो वहां का नजारा खौफनाक था। वहां मौजूद सभी मिलिट्री इंस्ट्रक्टर और सार्जेंट बेरहमी से मारे जा चुके थे। मलबे के पैटर्न को देखकर डेविड समझ जाता है कि अंतरिक्ष से जो एस्टेरॉयड आ रहा था वह कोई चट्टान नहीं बल्कि यही एलियन मशीन थी जो क्रैश होकर इस गांव को तबाह करते हुए घाटी में गिरी थी। तभी गांव के मल की है ही नहीं। अब पूरी टीम के सामने सच साफ हो चुका था कि उनके पीछे कोई मामूली दुश्मन नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी की मशीन पड़ी हुई है। उसी वक्त किसी के कराहने की बेहद धीमी आवाज सुनाई दी। सबने तेजी से दौड़कर लकड़ी के लट्ठों को हटाया। वहां सार्जेंट दबे हुए थे। उनका पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका था। उन्होंने उसी पल दम तोड़ दिया। पूरी टीम अपने सार्जेंट की लाश देखकर शोक मना रही थी कि तभी डेविड ने कहा, अपनी पोजीशन संभालो और वापस तैयार हो जाओ। यह सुनते ही नंबर 15 भड़क गया और चिल्लाया, कम से कम हमें थोड़ा संभलने का मौका तो दो। हमारे अंदर जज्बात है, हम इंसान हैं। सब तुम्हारी तरह कोई सिल्वर स्टार मेडल जीतने वाले हीरो नहीं होते जो अपने मरते हुए भाई को अकेले अपने कंधे पर उठाकर 10 मील दूर बेस तक ले गया था। भाई का नाम सुनते ही डेविड ने गुस्से में नंबर 15 का कॉलर पकड़ा और चीख कर कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं अपने भाई को लेकर बेस तक पहुंच भी नहीं पाया था। मैं बेस से महज 100 मीटर की दूरी पर बेहोश हो गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और मेरा छोटा भाई ताबूत में। मेरी वजह से मेरा भाई मारा गया और मेरी इसी नाकामी के लिए मेरे हाथ में वो मेडल थमा दिया। डेविड के इस दर्द को सुनकर पूरा माहौल अचानक भारी हो गया। डेविड ने भावुक होकर अपनी टीम से कहा, मैं तुम सबके दर्द को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन इस वक्त हमें किसी भी हाल में नंबर 7 की जान बचानी है। उसे बेस तक पहुंचाना है और आगाह करना है कि वह मशीन हमारी तरफ बढ़ रही है। डेविड का यह जज्बा देखकर बाकी बचे सैनिकों ने तुरंत डेविड की मदद करनी शुरू की। सेना की एक भारी आर्मर्ड व्हीकल को उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन तभी उस वॉर मशीन के आने की भयानक आहट सुनाई दी। सभी सैनिक तेजी से आर्मर्ड व्हीकल के अंदर कूद गए, मगर नंबर 15 गांव के मलबे से कुछ गोलियों के बॉक्स लेने के चक्कर में थोड़ा पीछे छूट गया और तभी अचानक उस वॉर मशीन ने नंबर 15 को बेहद बेरहमी से मौके पर ही मार डाला। मशीन को अपनी तरफ बढ़ते देख नंबर 44 ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया। वह मशीन लगातार उनकी गाड़ी पर पीछे से हमला कर रही थी। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर एक संकरी घाटी के भीतर घुस गए। कुछ दूर निकलने के बाद जब उन सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, ठीक उसी पल वह विशालकाय वॉर मशीन सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। डेविड ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाकर उस भयावह मशीन का डटकर सामना किया। जानलेवा संघर्ष के बाद वह किसी तरह उसे विशाल चट्टानों के नीचे दबाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब उसकी आंख खुली तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। उसके सभी साथी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके थे। चारों तरफ सिर्फ लाशें और तबाही पसरी हुई थी। तभी कुछ दूरी पर उसकी नजर एक दूसरी एलियन मशीन पर पड़ी जो आसमान की ओर कोई रहस्यमयी सिग्नल भेज रही थी। इस पूरे नरसंहार में अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, डेविड और सेवन। डेविड ने बेहोश पड़े सेवन को घसीटना शुरू किया। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। मूसलाधार बारिश बरस रही थी। जमीन गहरे कीचड़ में बदल चुकी थी और हर कदम उसके लिए किसी पहाड़ को धक्का देने जैसा था। फिर भी वह रुका नहीं, लेकिन 24 घंटे की तय समय सीमा भी खत्म हो गई। थका हुआ डेविड अब उम्मीद छोड़ चुका था। उसी पल उसके बगल में पड़े सेवन ने धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले तुम्हारा भाई मेरे ही कैंप में था। हम दोनों साथ रहते थे। वह अक्सर तुम्हारी बातें किया करता था कि एक दिन तुम दोनों साथ मिलकर रेंजर बनोगे। यह सुनते ही डेविड की आंखें भर आईं। उसने भारी आवाज में कहा,
मुझे लगा अगर मैं उसकी जगह यह आखिरी रेखा पार कर दूं तो शायद मुझे भी सुकून की नींद नसीब हो जाए। तभी दूर अंधेरे के बीच वही एलियन मशीन उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। डेविड के दिमाग में अचानक एक योजना कौंधी। उसने सेवन से वहीं इंतजार करने को कहा और अकेला उस मशीन का अंत करने निकल पड़ा। कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच डेविड एक सुनसान माइनिंग साइट तक पहुंच गया, जहां एक हैंगर के अंदर भारी भरकम जेसीबी खड़ी थी। उसने आसमान की ओर एक तेज फ्लेयर दागा ताकि वह एलियन मशीन उसकी ओर आकर्षित हो जाए। जैसे ही मशीन माइनिंग साइट के भीतर पहुंची, डेविड ने जोरदार धमाका करके उसे नीचे गिरा दिया। मौका मिलते ही उसने जेसीबी से हैंगर की दीवार तोड़ दी और पूरी रफ्तार से मशीन को टक्कर मारते हुए उसे धकेलकर विशाल स्टोन क्रशर के ठीक नीचे ले आया। अगले ही पल उसने क्रशर चालू कर दिया। ऊपर से लगातार छोटे छोटे पत्थर मशीन के ऊपरी वेंट पर गिरने लगे। धीरे धीरे उसका वेंट पूरी तरह जाम हो गया। गर्म हवा बाहर न निकल पाने की वजह से उसका सिस्टम तेजी से ओवरहीट होने लगा। कुछ ही सेकंड बाद मशीन बेकाबू हो गई और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। डेविड ने आखिरकार उस मशीन का भी अंत कर दिया था। सुबह होते होते डेविड घायल सेवन को अपने कंधे पर उठाए बेस के बेहद करीब पहुंच चुका था। किस्मत एक बार फिर ठीक वही पल दोहरा रही थी जो 2 साल पहले उसके छोटे भाई के साथ हुआ था। फर्क बस इतना था कि इस बार डेविड गिरा नहीं। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए सेवन को लेकर उस अंतिम रेखा को पार कर लिया। वही रेखा जिसे पार करने का वादा उसने कभी अपने छोटे भाई से किया था। सर्जेंट मेजर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ इस बेस को बचाने में हम अपनी आधी बटालियन खो चुके हैं। डेविड ने तुरंत पूछा, ऐसी और कितनी मशीनें हैं? सर्जेंट का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, अनगिनत। ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि इंसानियत के अस्तित्व की जंग है। उसी दौरान टीवी पर खबर प्रसारित हुई कि जिसे नासा अब तक एक साधारण एस्टेरॉयड समझ रहा था, वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वे सभी टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गिरकर इन्हीं घातक एलियन मशीनों में बदल चुके थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ऐसे हजारों और हमलावर पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद सर्जेंट्स ने डेविड को बुलाया और पूछा, तुमने बिना किसी आधुनिक हथियार के उस मशीन को अकेले कैसे मार गिराया? हमें बताओ, क्योंकि हमारी पूरी सेना भी उन्हें रोक नहीं पा रही। डेविड ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपने ही कहा था सर्जेंट, हर मशीन की एक सीमा होती है। इसकी भी है। यह अपने ऊपरी वेंट से गर्म हवा बाहर निकालती है। अगर किसी तरह उस वेंट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो इसका सिस्टम खुद ही ओवरहीट होकर नष्ट हो जाएगा। यह जानकारी मिलते ही सर्जेंट ने तुरंत यह संदेश पेंटागन तक पहुंचा दिया। उसी क्षण सर्जेंट मेजर ने गर्व से डेविड के कंधे पर रेंजर का बैज लगा दिया। वर्षों का उसका सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। अब वह आधिकारिक तौर पर एक रेंजर बन चुका था। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। डेविड ने अपने साथियों की ओर देखा, फिर सभी रेंजर्स के सामने खड़े होकर एक स्पीच दी। उसके शब्दों ने हर सैनिक के भीतर फिर से लड़ने का जुनून भर दिया। अगले ही पल उसने अपना हथियार उठाया और बिना पीछे मुड़े एक बार फिर उन एलियन मशीनों का सामना करने निकल पड़ा। और इसी के साथ यह फिल्म इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें